ठीक है। अब आप जानते हैं, हमने सोचा कि थोड़ा इतिहास के संदर्भ में बात करें। अगर आप इस ग्राफ को देखें दोस्तों, तो ये समस्या जम्मू और कश्मीर में 80 के दशक के आखिरी हिस्से में शुरू हुई थी, और जैसा कि आप देख सकते हैं तब से अब तक 28,000 से ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं। 90 के दशक से जम्मू और कश्मीर से अल्पसंख्यकों के 1 लाख से ज़्यादा लोग ज़बरदस्ती पलायन करने पर मजबूर हुए हैं। 60,000 से ज़्यादा परिवारों का पलायन हुआ है। साथ ही 15,000 मासूम नागरिक और 3,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। और ये साफ है कि ये सब कहाँ से आ रहा है। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने आपके सामने ये ऐतिहासिक संदर्भ इसलिए रखा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर रातों रात नहीं हुआ था। अगर आप अपना ध्यान 2001 में हमारे संसद पर हुए हमले की तरफ ले जाएं, तो उस वक्त हमें अपनी सीमाओं पर इसी तरह की तैयारी करनी पड़ी थी। हम वहाँ करीब 1 साल तक रुके रहे, लेकिन उस वक्त भी हमने समझदारी दिखाई और हमने मामले को आगे बढ़ाया नहीं। अगर आप अपना ध्यान 2016 में ले जाएं, जब हमारे कुछ सुरक्षा कर्मियों पर बेरहमी से हमला हुआ था, उनके कुछ तंबू जलाए गए थे, तो उसके बाद हमने एक कार्रवाई की थी जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ही हुई थी। अब अगर आप 2019 में जाएं, तो हमने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार एक सटीक हमला किया था, लेकिन फिर वहीं रोक दिया था। लेकिन इस बार आप जानते हैं कि जो घटनाएं हुई उनकी तीव्रता और पैमाने के कारण हमें उस तरह की कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा, जिसके बारे में आप अब अच्छी तरह से परिचित हैं। तो पहलगाम में क्या हुआ और पहलगाम कहाँ है, आप देख सकते हैं नक्शे पे वो छोटा सा स्थान। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, कश्मीर के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक। मैंने खुद कश्मीर में करीब 15 कोर की कमान संभाली है। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप में से कुछ लोग इसे देख चुके हैं और जो नहीं देखे हैं उनके लिए ये सबसे खूबसूरत जगहों में से एक होगी। ये समुद्र तल से लगभग 7,000 फीट ऊपर है और यहाँ खूबसूरत चरागाह और घाटियाँ हैं। पिछले साल जम्मू और कश्मीर में लगभग 3 करोड़ पर्यटन यात्री आए थे, जिनमें से कई ने पहलगाम को अपनी यात्रा में शामिल किया होगा। लेकिन 22 अप्रैल को आतंकवाद ने दस्तक दी, और ये सब किसके प्रायोजन में हुआ ये भी आप जानते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से आए आतंकवादियों ने 26 बेगुनाह सैलानियों को चुना, उनकी पहचान की, उनसे उनका समुदाय पूछा और उनके परिवार वालों के सामने ही बेरहमी से गोली मार दी। तुरंत ही कुछ संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली और इसे गौरव बताया। लेकिन जब कश्मीर रेसिस्टेंस फ्रंट, जिसने शुरू में हमले की जिम्मेदारी ली थी, महसूस किया कि मामला उनके काबू से बाहर हो गया है, तो उन्होंने तुरंत अपनी बात वापस ले ली। जो ये सब उनकी पुरानी आदत है, उसने जो कार्रवाई शुरू की थी आप जानते हैं, जबकि हर कोई जानता था कि जवाब देना ज़रूरी था, लेकिन हमने अपना समय लिया। देवियों और सज्जनों, सेना प्रमुख ने शायद मीडिया के साथ अपनी कुछ बातचीत में इसका जिक्र किया है कि सशस्त्र बलों को पूरी छूट थी कि वे आगे की कार्रवाई करें और उसे अंजाम दें। तो 22 अप्रैल से लेकर 6 और 7 मई की रात तक जो कार्रवाई आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो धीरे धीरे सामने आ रही थी और हो रही थी। हम दुश्मन की संभावित चालों को समझने की कोशिश कर रहे थे, हम अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दे रहे थे। इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। हमने अपनी सीमाओं पर कुछ सतर्कता भरी तैनाती की ताकि दुश्मन को हतोत्साहित किया जा सके। और जाहिर है कई सरकारी विभाग और एजेंसियां आपस में तालमेल बिठाए हुए थी। अंत में टारगेट्स का चुनाव बहुत सारे टारगेट्स में से किया गया, जिन्हें हमने अच्छी तरह से जांचा परखा था। और जब ये सब हो रहा था तो एक बहुत ही संगठित और सक्रिय इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैंपेन भी चल रहा था। तो जब मैं टारगेट्स की बात करता हूँ तो आपके सामने मैप पर 9 डॉट्स दिखेंगे। अब जो लाल रंग में हैं वो वही थे जिनसे भारतीय सेना ने 7 मई की सुबह जल्दी में लड़ाई लड़ी थी अपने वेक्टरों के साथ, और जो 2 नीले रंग में हैं उनका मुकाबला भारतीय वायुसेना ने किया था। इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय नौसेना इस ऑपरेशन में शामिल नहीं थी। कुछ वेक्टर जो इस्तेमाल हुए थे और उन वेक्टरों पर काम करने वाला कुछ स्टाफ भी भारतीय नौसेना से था।
वे रिहर्सल्स और समन्वय का अहम हिस्सा थे जो इन हमलों से पहले हो रहा था। तो ये बिल्कुल सही और सही है कहने में कि ये तीनों सेनाओं की संयुक्त कार्रवाई थी और हमले इतने सटीक थे कि कोई अनचाहा नुकसान न हो। आप इससे पहले से परिचित हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैप पर जो पर्पल लाइन दिख रही है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो अगर आप इन निशानों को उससे जोड़कर देखें तो ये आपको बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ हैं। कुल 9 में से 5 पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर में थे और ये उनमें से पहला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप पहले और बाद के असर देख सकते हैं और कुछ अहम टारगेट्स जिन्हें ख़त्म किया गया। ये कोटी है, ये जम्मू और कश्मीर के राजौरी मेन सेक्टर के बिल्कुल सामने है। जो लोग जानते हैं, आप सब ने जो वीडियो देखे हैं दोस्तों, दोबार से कोटी के पास ये सारे टारगेट्स भारतीय सेना ने निशाना बनाया था और हमने जो हथियार इस्तेमाल किए थे वो प्रिसिजन म्यूनिशंस, लूटर म्यूनिशंस थे जो कि भारतीय सेना के पास उपलब्ध हैं। कुछ हथियार देसी थे और कुछ जो हमारे पास पहले से थे वे विदेश से आए हुए थे। ये बिम्बर है, आप नक्शे पर इसकी जगह देख सकते हैं। और अगर आप वीडियो देखें तो आप आरपीवी से मोटर बम निकलते हुए देख सकते हैं। और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं आप देखेंगे कि ये निशाना अब पंजाब से हटकर कब्ज़े वाले कश्मीर में चला गया है। और मैंने आपको इसे नक्शे पर इस तरह दिखाने का फ़ैसला इसलिए किया क्योंकि ये अब तक का अनोखा था। जब मैंने ऐतिहासिक संदर्भ की बात की थी तो दोस्तों आप जानते हैं कि हर बार जब हम पर आतंकवाद का हमला हुआ है हमने अलग करने की कोशिश की है और इसीलिए हमारे कदम भी पहले से अलग रहे हैं और इस बार भी ऐसा ही था। इसलिए हम सीधे पाकिस्तान के भीतर गए और मुझे लगता है इसी वजह से हमें वो सरप्राइज़ हासिल हुआ जो हमने पाया। हम मुरिदक आते हैं, जो लश्कर ए तैयबा का आतंक का मुख्य ठिकाना है। ये भारतीय वायुसेना का हमला था। आप स्क्रीन पर ऊपर देख सकते हैं, साथ ही पहले और बाद की तस्वीरें भी। हमने कुछ अहम टारगेट्स को ख़त्म किया। कुल मिलाकर जैसा मैंने पहले भी कहा था, 7 मई की सुबह हमने जो हमले किए उनमें 100 से ज़्यादा आतंकवादी ख़त्म किए गए। तो ये है भावलपुर। अगर तुम मैप पर दूसरे सितारे पर वापस जाओ तो ये मैक्सर की तस्वीरें हैं पहले और बाद की। और इसीलिए मैंने जिस सटीकता की बात की थी वो तुम दाहिने तरफ देख सकते हो कि रॉकेट्स और मिसाइल्स कहाँ कहाँ से गुजरे हैं। और हाँ, ये सब होने के बाद नक्शे का इतना खुल्लम खुल्ला दिखावा हुआ कि हमें भी हैरानी हुई, जैसे किसी ने सावधानी को हवा में उड़ा दिया हो और तस्वीर खुद अपनी कहानी कहती है। आप जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित आतंकियों के लिए प्रार्थना सभा आयोजित की गई जो हमले में मारे गए थे और पाकिस्तान सेना के बड़े बड़े अधिकारी, यहाँ तक कि 4 कोर के जीओसी रैंक के अधिकारी भी उस अंतिम संस्कार में मौजूद थे, साथ ही कई अन्य प्रमुख लोग भी जो उस दिन मौजूद थे। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि क्या हुआ और क्यों हुआ, तो ये बात सबको पता है कि उस वक्त पाकिस्तान सेना और उसके चीफ दबाव में थे। इसलिए उन्हें न सिर्फ अपनी छवि बल्कि पूरी सेना की छवि को सुधारने की ज़रूरत थी। और मेरा मानना है कि उनके लिए सबसे अच्छा और शायद एकमात्र तरीका वही था जो उन्होंने किया, चाहे वो कितना भी कमज़ोर या डरपोक क्यों ना हो। और भारतीय पक्ष की अनिवार्यता भी थी। मेरा तो ये मानना है कि प्रतिक्रिया तो पूरी थी अगर तुम सच में ऐसा कोई काम करने वाले थे जैसा हुआ। और हाँ, जीत का दावा करना कोई मुश्किल बात नहीं होती, खासकर जब कोई सीधी टक्कर नहीं हुई हो। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमें बिल्कुल साफ था कि हमें क्या हासिल करना है। तो हम आतंकवादियों के पीछे गए और जब वो काम हो गया तो हमारा इरादा इसे आगे बढ़ाने का नहीं था जब तक मजबूर न किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी तुरंत ही आतंकवादी ठिकानों पर हमले के बाद फायरिंग शुरू हो गई। आप ऊपर सीज़ फायर उल्लंघनों की संख्या देख सकते हैं जो कुछ समय तक जारी रही। और उस वक्त अगर आप मेरी मीडिया बातचीत याद करें तो मैंने कहा था कि हमारा अनुमान लगभग 35 से 40 था, लेकिन पाकिस्तानियों ने शायद अनजाने में
अपनी अवार्ड्स की लिस्ट लीक कर दी। मुझे लगता है ये 14 अगस्त को था। और जितने पोस्टमस अवार्ड्स उन्होंने दिए, उससे हमें ये पता चलता है कि उनकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर होने वाली हताहतों की संख्या भी 100 से ज़्यादा थी। हमने इस पर जवाबी कार्रवाई की। आप देख सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ ऑपरेशन हुए और हम पूरी तरह से इसके लिए तैयार थे। आप जानते हैं, मीडिया में बहुत सी चर्चाओं में मैंने कुछ लोगों को ये कहते सुना है कि हम सिर्फ आतंकवादी ठिकानों के पीछे थे और इसलिए हम उन परिणामों के लिए तैयार नहीं थे जो आगे आएंगे। मुझे लगता है ये बात बहुत बेतुकी है। और सच कहूँ तो ये थोड़ा हीन भावना वाली सोच है कि भारतीय सेना जैसी प्रोफेशनल फौज किसी भी ऑपरेशन में बिना हर तरह की स्थिति के लिए तैयार हुए कोई कदम बढ़ाएगी। हमने 4-5 कदम आगे की पहले से ही सोच रखी थी और हमें पता था कि पाकिस्तानी ये करने वाले हैं। तो हमने उनके दूसरे ठिकानों पर हमला कर दिया जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर थे और उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। इसलिए उन्हें इतनी ज़्यादा हताहतियाँ हुई। तो ड्रोन आए, और वो भी खासे ज़्यादा संख्या में, जबकि दोनों डीजीएमओ ने बात की थी। मुझे लगता है कि ये बस दुश्मन की फितरत है कि वो अपनी बात से पलट जाएं। दोनों डीजीएमओ के बोलने के बाद ड्रोन आए, जबकि कुछ समझौता हुआ था कि लड़ाई रोकी जाएगी। तुमने उन हमलों को देखा होगा, और हाँ, तुम देख सकते हो कि बदले में छोड़े गए रॉकेट्स, ड्रोन वगैरह सब कुछ एकदम फेल रहा। मेरा मानना है कि इसका बड़ा कारण हमारी बहुत मजबूत एकीकृत वायु रक्षा थी जो हमने लगाई थी। बाईं तरफ देखो तो अलग अलग तरह के ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे ताकि जान और माल को नुकसान पहुंचाया जा सके, लेकिन सब कुछ पूरी तरह से नाकाम रहा। दाईं तरफ आप देख सकते हैं, वो एक मिसाइल है जो इस्तेमाल हुई थी। इसका असर ये हुआ कि हमने इंडियन एयरफोर्स को तुरंत एक्शन में लाया और उन्होंने 9 और 10 मई की रात को प्रिसिजन स्ट्राइक की। हमने उनके 11 एयर बेस को निशाना बनाया था, और हाल ही में एयर चीफ ने भी इस बारे में बात की है। अगर देखो तो 8 एयर बेस, 3 हैंगर और 4 रडार नष्ट हो गए थे। पाकिस्तानी एयर असैट्स ज़मीन पर तबाह हो गए थे। तो हमें पक्का पता है कि एक से एक 130 क्लास का एयरक्राफ्ट और एक AEW, 4 से 5 फाइटर जेट्स नष्ट हो गए थे। और हाँ, कुछ असैट्स हवा में भी नष्ट किए गए थे। अब हमें ये भी पता चला है कि दुनिया की सबसे लंबी ग्राउंड टू एयर किल मिसाइल 300 किलोमीटर से ज़्यादा की रही, जिसमें 5 हाईटेक फाइटर शामिल थे। मुझे लगता है कि इन हमलों को इतनी बेधड़क तरीके से अंजाम देना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। जी हाँ, भारतीय नौसेना भी पूरी तरह सक्रिय थी दोस्तों। और ये शायद एक ऐसा तथ्य है जो ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन नौसेना अरब सागर में तैनात थी। जब डीजीएमओ ने बात की तो वे पूरी तरह तैयार थे। और अगर दुश्मन ने इसे और बढ़ाने की कोशिश की होती तो उनके लिए ये समुद्र से ही नहीं बल्कि दूसरी तरफ से भी बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। पहलगाम में हमले करने वालों को, और आप जानते हैं भारतीय सेना उनका नरक की गहराइयों तक पीछा करेगी, और हमने किया भी। हमें 96 दिन लगे, लेकिन हमने उन्हें चैन से रहने नहीं दिया। और आखिरकार जब ये तीनों पकड़े गए और ख़त्म किए गए तो ऐसा लगा जैसे वो भाग भाग कर थक गए हों, और वो बहुत कमज़ोर और कुपोषित भी लग रहे थे। तो हमने उन्हें लगातार दबाव में रखा। ये आपको ये भी बताता है कि जम्मू और कश्मीर जैसे इलाके में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन कितने मुश्किल हो सकते हैं। अक्सर लोग पूछ बैठते हैं कि ये लोग कहाँ चले गए, लेकिन ये कभी कभी सुई खोजने जैसा होता है घास के ढेर में। जो लोग इस काम से अनजान होते हैं उन्हें ये सब आसान लगता है, लेकिन असल में इसमें वक्त लगता है। खुफिया जानकारी जुटाना भी समय मांगता है, लेकिन जैसा आप देख सकते हैं और जैसा कि गृह मंत्री ने भारतीय संसद में बताया, उन्हें ख़त्म कर दिया गया और फिर से न्याय हुआ। हमारी आतंक के खिलाफ रणनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। हमारे प्रधानमंत्री ने इस पर बात की है और उन्होंने 3 बातें कही हैं।
आतंकवादी हमले युद्ध के बराबर हैं, इसीलिए कड़ा जवाब दिया जाएगा। हम परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेंगे और आतंक में कोई फ़र्क नहीं होगा। आतंकवादी और उनके समर्थक। तो अगर मैं इस पूरे ऑपरेशन को संक्षेप में बताऊं, तो दुश्मन को 88 घंटे लगे ताकि वो आकर लड़ाई बंद करने की मांग कर सके। तुम्हें पता ही है कि मेरी तरफ से उस कॉल के लिए कितनी तैयारी हुई थी। फिर हमने अपने राजनीतिक और सैन्य मकसद हासिल किए। हमने पूरे पाकिस्तान में 9 ठिकानों को निशाना बनाया। ये जाहिर है कि भारत की नीति अब सिर्फ शांति और युद्ध के बीच नहीं रही। इस बार भी आपने देखा कि हमने संभल कर दबाव डाला, और ये सब हुआ सैन्य सटीकता, कूटनीतिक चालाकी, सूचना में बढ़त और आर्थिक ताकत के मेल से। आप जानते हैं मैं 1960 की इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जो पहलगाम पर हुए आतंकवादी हमले के बाद पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। अब अगर मैं इसे वर्तमान के 4 क्षेत्रों में बांटूं, तो आप देख सकते हैं। मैं बस आपसे इसे ध्यान से पढ़ने की गुजारिश करूंगा। मैंने पहले ही हमारी सैन्य कार्रवाइयों के बारे में काफ़ी कुछ बताया है साथियों। ये कार्रवाइयाँ लक्षित, नियंत्रित और गैर प्रसार वाली थीं, और हमने अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए इन्हें खुले तौर पर स्वीकार किया। हमने ये भी सुनिश्चित किया कि हमने दबाव बनाने के लिए ज़रूरी और महत्वपूर्ण पारंपरिक कदम उठाए। हमने कुछ अहम और प्रभावशाली तैनाती की और अपनी सज़ा देने की ताकत को अब तक के 4 सबसे ऊंचे स्तर तक बढ़ा दिया। तो दोस्तों, ये वो था जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। अगर हमारे किसी सम्मानित मेहमान या गणमान्य व्यक्ति के पास कोई सवाल हो, तो मैं उन्हें खुशी खुशी जवाब दूंगा। मुझे लगता है कि सभी इसे अच्छी तरह जानते हैं